प्यारे बच्चों नमस्कार। कॉलेज मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली मैं यहां पे आपको ये बोलना चाहता हूं कि आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जो सीरीज़ पूरी तरह से डेडिकेटेड होगी बीएससी मैथमेटिक्स को लेकर के। और यहाँ पे हम कॉन्टीन्यूसली वीडियोज़ अपलोड करेंगे जो बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगी। सो बीएससी मैथमेटिक्स के अंदर दो तरह की मैथमेटिक्स आपके पास होते हैं। एक तो आपका होता है प्योर मैथमेटिक्स और दूसरा आपका होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, सो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है, जो बीएससी मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड होगा पूरी तरह से, ये हमारा जो टॉपिक है वो प्योर मैथमेटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये एक नई सीरीज़ की शुरुआत है, एक हमारे नए काम की शुरुआत है, जिसमें सबसे जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो टॉपिक रहेगा ग्रुप से रिलेटेड। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ग्रुप के ऊपर। ये हमारा आता है अलजेब्रा के अंदर और ये फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा बीएससी मैथमेटिक्स का। सो यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी स्टेट से हों, चाहे आप हरियाणा से हों, चाहे आप पंजाब से हों, चाहे आप चंडीगढ़ से हों, कहीं से भी हों, ये जो आपके लिए बुक रहेगी, बेसिकली जो बुक है ये अलजेब्रा के अंदर आती है और इसके अंदर जो टॉपिक है सबसे पहला वो आता है हमारे पास ग्रुप, और ग्रुप के बाद फिर आएगा आपके पास रिंग। सो ये जो आपके पास टॉपिक रहेगा ग्रुप का, या जो बुक आपके पास ये रहेगी अलजेब्रा की, सो ये कई बार क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती है, बीएससी फर्स्ट ईयर में इसको डाल देती है। ठीक है, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती है, इसको डालती है बीएससी फाइनल ईयर के अंदर। लेकिन आप चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, जो आपका टॉपिक है, जो आपका सिलेबस है ग्रुप से रिलेटेड, वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये जो वीडियो है वो सभी के लिए हेल्पफुल होगा, वो चाहे स्टूडेंट किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप्स के बारे में आपको जाने से पहले, ग्रुप के बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों को रिकैप करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में, अपने 11th 12th में सेट्स के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, सेट्स क्या होता है, सेट्स आपके पास होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और वहाँ पे हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट्स हमारे पास किस तरह के होते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट हो गया नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का आपके पास सेट होता है, आपके पास सेट होता है इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसी तरह आपके पास सेट होते हैं रेशनल नंबर, इसी तरह आपके पास सेट हो सकते हैं रियल नंबर्स। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रुप के ऊपर जाने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, ग्रुप के ऊपर जाने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताना पड़ेगा, और ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसको समझने से पहले मुझे थोड़ा सेट्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो सेट की बेसिक नॉलेज आप 11th मैथमेटिक्स वगैरह में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे बेसिकली हम ज़्यादातर कुछ स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। जैसे हम बात यहाँ पे करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में, हम यहाँ पे बात करेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में, हम बात करेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में, या फिर हम यहाँ पे बात करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। तो आपने बहुत तरह के स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मेरा जो बेसिक चीज़ है, मुझे आपको बताना है बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। ये जो ऑपरेशन है, या किसी भी ऑपरेशन को मैं बाइनरी ऑपरेशन कब बोलूँगा, और किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को जब मैं किसी सेट के ऊपर, या फिर मैं किसी ऑपरेशन को जब मैं किसी सेट के ऊपर डिफाइन करता हूँ, और वो ऑपरेशन किन कंडीशन में बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। वैसे ये जो चीज़ है ये आपके लिए नई नहीं है, आप इसको 12th मैथमेटिक्स के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर पढ़ चुके हो कि कोई भी जो ऑपरेशन होता है, जब आप उस ऑपरेशन को किसी सेट के ऊपर डिफाइन करते हो, तो वो जो ऑपरेशन होता है वो उस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम कब कब करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक सेट है, मेरे पास एक सेट हो गया जी, लेट जी, एक मेरे पास सेट है जी, और ये जो सेट होगा ये एक मेरे पास एक सेट होगा नॉन एम्प्टी सेट। लेट जी इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट, और इस सेट के ऊपर मैं किसी ऑपरेशन को डिफाइन करने वाला हूँ। मान लीजिए मैंने इस सेट के ऊपर ऑपरेशन को डिफाइन किया और वो ऑपरेशन मेरा है ओ। ठीक है, मैंने इस सेट के ऊपर ऑपरेशन ओ को डिफाइन किया, और इस ऑपरेशन को डिफाइन करने का कुछ मैथमेटिकल तरीका ये होगा, मतलब कि मैंने यहाँ पे बेसिकली किया क्या है कि मैंने जी क्रॉस जी की मैपिंग बनाई है जी के साथ। ठीक है, ये किसी भी ऑपरेशन को लिखने का तरीका हो सकता है। ओ का मतलब हो गया ऑपरेशन, फिर आपने लगाया डबल डॉट, जी क्रॉस जी से मैंने मैपिंग बनाई जी पे, क्योंकि मैंने जी ये जो मेरा ऑपरेशन है ओ, जिसको मैंने नाम दिया ओ का, वो किस सेट के ऊपर डिफाइन है, वो जी के ऊपर डिफाइन होगा, जी के ऊपर डिफाइन होगा। तो डिफाइंड बाय
डिफाइंड बाय, ये जो ऑपरेशन मेरे पास बनेगा इज़, ये ऑपरेशन मेरे पास एक बाइनरी ऑपरेशन बनेगा इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन, ये मेरे पास एक ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बनेगा इफ़, अगर मैंने ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाया और ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाने से जो मुझे एलिमेंट मिलता है, जो मुझे ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाने से जो मुझे एलिमेंट मिलेगा वो इसी सेट में जाना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ये आप 12th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर ये पढ़ चुके हो कि कोई भी ऑपरेशन, मान लीजिए मैंने इस ऑपरेशन को नाम दिया ओ का, ये ऑपरेशन मैंने सेट जी के ऊपर डिफाइन किया, तो ये जो ऑपरेशन है वो सेट जी के लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम कब करेगा, जब क्या होगा कि सेट जी के कोई दो एलिमेंट ए और बी लिए जाएंगे और उन एलिमेंट के ऊपर जब ये ऑपरेशन ओ लगेगा तो इन एलिमेंट के ऊपर ये ऑपरेशन ओ लगाने से जो मुझे कुछ नया एलिमेंट मिलेगा वो एलिमेंट कहाँ पे जाना चाहिए, वापस उसी सेट में जाना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये जो मेरा ऑपरेशन ओ होगा वो मेरे लिए सेट जी के लिए काम करेगा बाइनरी ऑपरेशन का। ठीक है, मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने सेट जी के कोई भी दो रैंडम एलिमेंट लिए और उन रैंडम एलिमेंट के ऊपर जब मैं किसी ऑपरेशन को अप्लाई करूँगा तो वो जो ऑपरेशन अप्लाई करने से उन दोनों एलिमेंट के, उस सेट जी के दो एलिमेंट के ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई करने से जो मुझे नया एलिमेंट मिलेगा, अगर वो नया एलिमेंट वापस उसी सेट जी के अंदर चला जाता है तो जो ऑपरेशन ओ होगा वो उस सेट जी के लिए किस ऑपरेशन का काम करेगा, वो ऑपरेशन का काम करेगा बाइनरी ऑपरेशन का। तो इस तरह की डेफिनेशन आप +2 में भी पढ़ चुके हो, ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास सेट कौन था जी और ऑपरेशन मेरा कौन था ओ, तो ओ जी के लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम कब करेगा, जब मैंने दो कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए ए कॉमा बी, किससे, जी से, और उन ए और बी के ऊपर मैंने इस ऑपरेशन को लगाया और ये ऑपरेशन लगाने से जो मुझे नया एलिमेंट मिलेगा या जो नया एलिमेंट जनरेट होगा वो वापस उसी सेट में जाना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये जो मेरे पास ऑपरेशन रहेगा वो कौन सा मेरे पास ऑपरेशन बनेगा, बाइनरी ऑपरेशन का। और ये जो ओ है, ओ का मतलब है ऑपरेशन। ऑपरेशन आपके पास कुछ भी हो सकता है वो एडिशन हो सकता है वो सब्ट्रैक्शन हो सकता है वो मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर हो सकता है वो डिवीज़न हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक सेट हो गया नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स का आपका सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 2 3 4 कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने दो आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए। मैंने मान लीजिए एलिमेंट यहाँ पे लिया 1, 2, किससे बिलोंग करता है, n से। ठीक है, 1, 2 n से बिलोंग करता है और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने 1 और 2 का सम किया। 1 और 2 का सम करके जो मुझे एलिमेंट मिलेगा वो वापस क्या होगा, 1 और 2 का मैंने सम किया तो 1 और 2 का सम करने से मुझे जो नया नंबर मिलेगा वो भी एक क्या होगा, वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। मतलब कि मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से कोई दो एलिमेंट लिए 1 और 2 और 1 और 2 के ऊपर मैंने कोई ऑपरेशन लगाया, वो ऑपरेशन मेरा कौन है, एडिशन। और इन दोनों एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन एडिशन को लगाने से, एडिशन एक ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को लगाने से जो मुझे नया एलिमेंट मिलेगा वो भी अपने आप में क्या होगा, वो भी अपने आप में होगा नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एडिशन है, ये जो ऑपरेशन है, कौन सा एडिशन वाला, ये जो एडिशन है वो नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन का काम करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिशन है वो नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का एक सेट आपके पास हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट लिए 1, 2 जो किससे बिलोंग करते थे, n से। तो 1 और 2 का जो सम करके, जो ऑपरेशन करके जो मुझे एलिमेंट मिलेगा 3, वो वापस क्या आ जाएगा, वो वापस एक बनेगा नेचुरल नंबर। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि जो ये प्लस है ये मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए किस ऑपरेशन का काम करेगा, बाइनरी ऑपरेशन का। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो n है वो इसके रिस्पेक्ट में एक बनेगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो n रहेगा वो प्लस के रिस्पेक्ट में, इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक मेरे पास बनेगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक नई चीज़ हमारे निकल के आ रही है सीखने के लिए कि अगर कोई भी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए ये जो एडिशन है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब आप ये इसको समझ लीजिए आसान भाषा में कि जो प्लस है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए अगर बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा, तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूँ, मान लीजिए मैंने n लिखा और कोमा डाल के उसके साथ लिखा वो ऑपरेशन। अब ये जो ऑपरेशन है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए कौन से ऑपरेशन का काम कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन का। तो अगर मैं इस तरह के एक्सप्रेशन को ऐसे लिखता हूँ तो ये जो एक्सप्रेशन होगा मेरे लिए काम करेगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का। तो बेसिकली जो n है वो
जो ये जो ऑपरेशन एडिशन है वो n के रिस्पेक्ट में किसकी कंडीशन को, मतलब कि जो ऑपरेशन एडिशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए किसका काम करेगा, वो काम करेगा बाइनरी ऑपरेशन का। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, ये जो लिखने का तरीका हो गया इसको मैं लिखूँगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब कि जो प्लस है वो नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन का काम करता है। मतलब कि जो एडिशन हो गया वो बाइनरी ऑपरेशन है किसके ऊपर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर। लेकिन अगर मैं यही एक छोटी सी डेफिनेशन और लूँ, मान लीजिए मैंने 1,2 लिया n से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 - 2 करता हूँ तो 1 - 2 करके क्या मुझे मिलेगा, 1 - 2 करके मुझे मिलेगा -1, और -1 जो है n में नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑपरेशन होगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो ऑपरेशन था एडिशन वाला वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जब आपने दो एलिमेंट को ऐड किया, ऐड करने से जो एलिमेंट मिला वो वापस किस में गया, वो वापस सेट n में ही गया। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ऑपरेशन लगाया सब्ट्रैक्शन का, जो मुझे एलिमेंट मिला नया -1, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑपरेशन है कौन सा माइनस वाला, ये नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास बनेगा इज़ नॉट ए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तो ये मेरे पास एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये जो मेरे पास बनेगा n किसके रिस्पेक्ट में, माइनस के रिस्पेक्ट में, कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन हो सकती है किसकी, बाइनरी ऑपरेशन की। और बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन होगा, किसी भी ऑपरेशन को बाइनरी बनने के लिए किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि किसी भी सेट के ऊपर कोई ऑपरेशन बाइनरी किस कंडीशन में बनेगा। अगर कोई सेट किसी या फिर कोई ऑपरेशन किसी सेट के रिस्पेक्ट में बाइनरी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, मतलब जो प्लस है वो n के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा n+ वाला, वो बनेगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है, मतलब कि जो सब्ट्रैक्शन वाला जो ऑपरेशन है वो n के लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम नहीं करता, तो फिर ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में समझा और हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या हो सकती है वो भी हमने समझने की कोशिश की। नाउ अब हम मूव करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं बाइनरी ऑपरेशंस की। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं किसकी, बाइनरी ऑपरेशंस की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। और यहाँ पे जो सबसे पहली मेरे पास प्रॉपर्टी आएगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे मेरे पास आती है, यहाँ पे मेरे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मुझे क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना है। और ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई सेट है जी, और हमेशा यहाँ पे हम जितने भी सेट की बात करेंगे वो सभी नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। लेट जी इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट। मेरे पास एक जी कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी सेट हो गया। और मैंने दो एलिमेंट लिए कहाँ से, जी से। मैंने दो एलिमेंट कहाँ से लिए, जी से। मैंने सेट से दो एलिमेंट लिए जी। और अगर मैं ए और बी के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाता हूँ, मतलब कि ए और बी, मतलब मैंने ए और बी के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाया, और जैसे ही मैंने ए और बी के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाया तो जो मुझे रिज़ल्ट मिला वो मुझे क्या मिला, वो मुझे मिला जी। मतलब कि मैंने ए और बी को ऑपरेट किया। जो भी मैंने ऑपरेशन इस सेट के ऊपर डिफाइन किया होगा, अगर मैं उस ऑपरेशन को इस सेट के किन्हीं दो एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो जो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट अगर उसी सेट में चला जाए, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। ठीक है, जो सेट जी होगा वो क्या करेगा, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं यहाँ पे लेता हूँ कि
मान लीजिए मेरे पास है 1,2 बिलोंग्स टू जेड। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर्स का सेट मेरे पास है और इंटीजर्स के सेट के ऊपर मैं किसी ऑपरेशन प्लस को डिफाइन कर रहा हूँ, एडिशन को। अब मुझे चेक करना है कि जो एडिशन है वो उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर मैंने 1,2 जेड से लिया, अब मैं यहाँ पे अगर 1 और 2 का सम करूँगा तो 1 और 2 का सम करके मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 भी एक कैसा होगा, इंटीजर होगा, मतलब 3 भी सेट ऑफ इंटीजर जेड के अंदर जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये प्रूव है कि जो प्लस है, जो एडिशन है, ये जो ऑपरेशन है, ये सेट जी के लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा। और अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो मैंने दो कोई एलिमेंट लिए सेट जेड से और मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा लगाया, एडिशन वाला। तो एडिशन का ऑपरेशन लगाने से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो वापस कहाँ पे चला गया, जेड के अंदर चला गया। इसका मतलब ये होगा कि जो सेट ऑफ जेड है वो क्या कर रहा है, इस ऑपरेशन प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास जेड है, जो आपके पास जेड है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये क्लोज्ड होगा, जेड इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे कि जेड इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि जो जेड है वो क्लोज्ड हो गया अंडर एडिशन का मतलब जेड ने अंडर एडिशन विद रिस्पेक्ट टू प्लस के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उसने क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। तो जो अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी को समझना चाहते हो तो आपको उसके लिए कुछ खास नहीं करना, आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। दो एलिमेंट है मैंने सेट से लिए, उन एलिमेंट को मैंने ऑपरेट किया, ऑपरेशन मैंने लगाया, ऑपरेशन लगाने से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा अगर वो वापस उसी सेट में चला जाता है तो इस तरह से आपके पास बनती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी मेरे पास आती है, सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड मेरे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से, उस प्रॉपर्टी के लिए भी जी मेरे पास कोई सेट है और इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने 3 एलिमेंट लिए। ठीक है, मैंने 3 एलिमेंट लिए, मैंने लिया A, B, C, जी से लिया। 3 एलिमेंट मेरे कहाँ पे है, जी से। और अगर कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती कि मैंने A और B किया और फिर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, मतलब मैंने पहले ऑपरेशन लगाया A और B के ऊपर, A और B के ऊपर ऑपरेशन लगाने से जो मुझे एलिमेंट मिलेगा फिर उसको, और C के ऊपर फिर मैंने ऑपरेशन लगाया। और ये तो मेरे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास बनेगी A O B O C और फॉर ऑल जहाँ पे सभी A B C आपके बिलोंग करेंगे G से। ठीक है, अगर A नोट B या A O B और यहाँ पे ये O है, ये मेरे लिए काम कर रहा है ऑपरेशन का। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, फिर वो डिवीज़न भी हो सकता है। मतलब कि A और B पे मैंने कोई ऑपरेशन लगाया, फिर मैंने ऑपरेशन लगाया C के साथ, या फिर मैं पहले ऑपरेशन लगाऊं B और C पे और फिर ऑपरेशन लगेगा A के साथ, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी अगर वो वैल्यू इस राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है और जबकि तीनों ही एलिमेंट किस सेट से होंगे, G से, A B C तीनों ही G से होंगे, तो फिर इस तरह का रिजल्ट अगर प्रूव हो जाता है तो वो कंडीशन ये होगी कि आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो उसके लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना होगा। और ये जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन की। पहली प्रॉपर्टी मेरे पास कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास कौन सी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, मान लीजिए मेरे पास मैंने क्या किया, मैंने 2 एलिमेंट लिए 1, 2, 3 बिलोंग्स टू जेड। मैंने मान लीजिए मेरे पास एक सेट है इंटीजर्स का और मैंने 2 एलिमेंट लिए 1, 2, 3 कहाँ से, जेड से, और मैं इसको प्लस के रिस्पेक्ट में चेक करना चाहता हूँ कि प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 अभी काम करेगा A के लिए, 2 काम करेगा B के लिए, 3 काम करेगा C के लिए। तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा 1 + 2 + 3। तो यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिलेगा 2 + 1 कितना मिलेगा 3, 3 + 3 कितना होगा 6, और यहाँ से 3 + 2 कितना होगा 5, और 5 में ऐड करोगे 1 आप कितना मिलेगा 6। तो दोनों तरफ से जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको इक्वल मिलेगा। और 1, 2, 3 तीनों ही कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। इसका मतलब
जो सेट ऑफ इंटीजर्स होगा उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। और इसी को मैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी चेक कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3, या फिर मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 को 2 के साथ तो आपको मिलेगा 2, 2 इंटू 3 कितना मिलेगा 6, और 3 इंटू 2 कितना मिलेगा 6, 6 इंटू 1 कितना मिलेगा 6। तो यहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से आप छोटा सा एग्जांपल चेक कर सकते हो, किसके लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। थर्ड जो प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी वो प्रॉपर्टी मेरे पास आती है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड जो प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी वो आएगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, अब तक हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एक हमने पढ़ी है कौन से वाली, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास आती है वो आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये जो आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, और छोटी क्लासेस में हमने दो तरह की आइडेंटिटी पढ़ी थी। एक आइडेंटिटी हमारे पास होती थी एडिटिव आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा, अगर मैं 1 में 0 ऐड करूँ तो क्या 1 में 0 ऐड करने से कोई फ़र्क पड़ेगा? 1 में 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस मुझे क्या मिलेगा 1। तो एडिटिव, जब भी हम एडिशन की बात करते हैं, जब भी हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में अगर किसी एलिमेंट में मैं 0 ऐड करूं तो उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी उसी को कहेंगे कि अगर किसी एलिमेंट में मैं इसको ऐड करूं तो उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये जो 0 है ये मेरे लिए काम करता है एडिटिव आइडेंटिटी का। 0 मेरे लिए जीरो मेरे लिए किसका काम करेगा? 0 मेरे लिए काम करेगा एडिटिव आइडेंटिटी का। इसी तरह मान लीजिए मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो मुझे क्या मिला 2। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखना चाहता हूँ कि किसी एलिमेंट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो आप किसी भी एलिमेंट को या किसी भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो 1 है ये हमारे लिए काम करता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। ठीक है, बेसिकली आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिटी का मतलब होता है जिसको लगाने से कोई फ़र्क ना पड़े। अब यहाँ पे 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो 0 काम करेगा एडिटिव आइडेंटिटी का, क्योंकि हम इसको चेक करें रिस्पेक्ट एडिशन के रिस्पेक्ट में। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में चेक करूँ तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 मेरे लिए काम करेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। तो इस तरीके से आप चेक करोगे आइडेंटिटी के बारे में। लेकिन मुझे यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी पढ़नी है, कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मैं रैंडम सेट G लेके चल रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एक सेट लिया, मैंने एक एलिमेंट लिया। A मेरे पास कहाँ से है? A मेरे पास रहेगा, लेट A बिलोंग्स टू G। तो अगर मैं A और E पे कोई ऑपरेशन लगाऊं तो A पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ इस तरीके से, जहाँ पे जो A होगा और जो E होगा वो दोनों ही कहाँ से बिलोंग करेंगे? Z से। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं G की, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा G, और यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? G लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी सेट से अगर आप कोई भी एलिमेंट उठाओ तो उस एलिमेंट के लिए या उस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट उसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, G सेट G में ही उसका क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। मान लीजिए यहाँ पे A और ये मेरे पास मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपको तब मिलेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। A के ऊपर और E के ऊपर मैंने A और E को ऑपरेट किया विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, तो मुझे वापस क्या मिला? A। तो मैंने A और E के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाया तो मुझे वापस क्या मिला? A। तो यहाँ पे जो E है वो हमारे लिए काम करता है आइडेंटिटी एलिमेंट का। जो हमारे पास यहाँ पे E होता है वो हमारे लिए काम करता है किसका? वो हमारे लिए काम करता है आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस चेक करने का तरीका ये होता है कि उस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना होगा कि मैंने A और E के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाया तो A के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से जो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा वो उसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और चौथी जो प्रॉपर्टी मेरे पास आती है
वो मेरे पास आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो इनवर्स के बारे में मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप इनवर्स का मतलब क्या होता है। इनवर्स का मतलब होता है जिसको लगाने से मुझे आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी में आपने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जिसको लगाने से कोई फ़र्क ना पड़े उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। लेकिन इनवर्स का मतलब हो गया कि जिसको लगाने से मुझे मिले आइडेंटिटी। और यहाँ पे मान लीजिए मैं 1 में ऐड करता हूँ -1, मुझे क्या मिला 0। 0 क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर मैं 1 में -1 ऐड करूँ मुझे क्या मिलेगा 0। इसका मतलब ये जो -1 है वो 1 के लिए इन्वर्स का काम करेगा। ये जो -1 हो गया ये 1 के लिए किसका काम करेगा, ये 1 के लिए काम करेगा इन्वर्स का। तो ये जो मेरे पास -1 बनेगा वो इस 1 के लिए काम करेगा इन्वर्स का, मतलब 1 का इन्वर्स कौन बनेगा, -1। और इसी तरह अगर मैं 2 में ऐड करूं -2 तो मुझे क्या मिलेगा, फिर भी मुझे क्या मिला 0। तो -2 मेरे लिए काम करेगा इन्वर्स का। किसके लिए इन्वर्स का काम करेगा, 2 के लिए। तो ये जो इन्वर्स हमें मिलेगा, जो हमें इन्वर्स एलिमेंट मिलेगा वो भी उसी सेट के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए। जो हमें इन्वर्स मिलेगा वो भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट A, B बिलोंग्स टू G, A, B बिलोंग्स टू G। तो ये जो A है और B है, अगर मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ G से और अगर कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मान लीजिए मैं A और B के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाता हूँ और A और B के ऊपर ऑपरेशन लगाने से मुझे वापस क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी। ठीक है, अगर A और B के ऊपर ऑपरेशन लगाने से मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो ये जो मेरे पास B होगा वो A के लिए ऑपरेशन का काम करेगा। O का मतलब हो गया ऑपरेशन। ऑपरेशन तो कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या फिर एडिशन। अगर मैं A और B के ऊपर ऑपरेशन लगाऊं और A और B के ऊपर ऑपरेशन लगाने से मुझे वापस आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो मुझे ये जो मेरा B है वो मेरे लिए काम करेगा किसका, इन्वर्स का। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो देन जो B होगा वो इन्वर्स होगा, वो किसका इन्वर्स होगा, वो इन्वर्स होगा A का। तो ठीक है, B मेरे पास इन्वर्स का काम करेगा, किसके लिए इन्वर्स का काम करेगा, देन B इज़ इन्वर्स ऑफ A। तो यहाँ पे हमारी 4 प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। पहली प्रॉपर्टी हमारी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आप सेट के कोई 2 एलिमेंट लेते हो और सेट के ऊपर उस 2 एलिमेंट के ऊपर आपने किसी ऑपरेशन को मतलब कि उन एलिमेंट के ऊपर आपने ऑपरेशन लगाया और एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन लगाने से जो आपको नया एलिमेंट मिलेगा वो वापस उसी सेट में जाना चाहिए, तो वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में मुझे साइमल्टेनियसली 3 एलिमेंट लेने होते हैं। ठीक है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होगा कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो उसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए और इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर मैं सेट के एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट करूंगा तो सेट के एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे वापस वही रिजल्ट मिलेगा। अगर इस तरह की कंडीशन हो जाती है सेटिस्फाई तो जो मेरे लिए ई काम करेगा वो मेरे लिए काम करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट का। और इन्वर्स में कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमने हमारी एक प्रॉपर्टी और रहती है, वो हमारी प्रॉपर्टी रहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने अभी तक 4 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। 5वीं जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मुझे क्या करना है, 2 एलिमेंट लेने हैं कहाँ से, G से। और मान लीजिए मैं यहाँ पे A और B के बीच में कोई ऑपरेशन लगाता हूँ, मतलब A और B के बीच में A और B को मैंने ऑपरेट किया और अगर मैं ऑपरेट करूँ B और A को, और जहाँ पे A और B दोनों किससे बिलोंग करें, G से, तो मैंने ऑपरेशन लगाया A और B के ऊपर और फिर मैंने ऑपरेशन लगाया B और A के ऊपर। तो यहाँ से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा और यहाँ से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मुझे रिजल्ट हमेशा अगर बराबर मिले तो यहाँ से ये हो जाता है कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना है, A और B के ऊपर ऑपरेशन लगाना है या फिर मैं ऑपरेशन लगाऊँ B और A के ऊपर, तो रिजल्ट मुझे दोनों तरफ से बराबर मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 2 एलिमेंट लिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने एलिमेंट लिए 1, 2, कहाँ से, सेट ऑफ इंटीजर से। मान लीजिए मैंने 1 और 2 को ऐड किया। ठीक है, मतलब इस O की जगह मैंने लिया ऑपरेशन प्लस, और मैं 1 + 2 लिखूँ या फिर मैं लिखूँ 2 + 1,
तो यहाँ से भी मुझे रिजल्ट कितना मिला 3 और यहाँ से भी मुझे रिजल्ट कितना मिला 3। तो अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसको हम प्रॉपर्टी को बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट लेने हैं सेट जेड के और ऑपरेशन लगाना है दोनों तरफ, इधर ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाया, ये इधर मैंने ऑपरेशन लगाया बी और ए के ऊपर। तो दोनों तरफ से अगर मुझे रिजल्ट बराबर मिलेगा तो वो कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, वो मेरे पास बनेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी किसकी, बाइनरी ऑपरेशन की। सो बाइनरी ऑपरेशन की 5 प्रॉपर्टीज़ को हमने कंप्लीट किया। अब हम मूव करेंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर, ग्रुप के ऊपर। ठीक है, सो ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप हमेशा हम किसी सेट को कहते हैं। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप हमेशा किसी सेट को ही कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक लेट जी इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट जी इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट। मान लीजिए जी मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट हो गया और ये जो सेट है मान लीजिए ये किन्हीं 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है। मान लीजिए जो मेरे पास जी एक नॉन एम्प्टी सेट है ये 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी एसोसिएटिव। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और चौथी प्रॉपर्टी मेरे पास होगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अगर कोई भी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव को, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को, तो वो सेट क्या बनेगा, वो सेट बनेगा ग्रुप। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे सेट जी की बात कर रहा हूँ और इस सेट जी ने, मान लीजिए इस सेट जी ने प्लस के रिस्पेक्ट में इन सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया। मतलब कि ये जो प्लस है इस सेट जी के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, सेट जी, ये जो ऑपरेशन है प्लस वाला, ये सेट जी के लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम करता है। फॉर एग्जांपल तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर मेरे पास होगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। लेकिन यही जो सेट जी है ये ग्रुप कब बनेगा, ये ग्रुप तब बनेगा जब ये सेट जी है प्लस के रिस्पेक्ट में इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो सेट जी है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता हो, एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता हो, अपने अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट को भी कंटेन करके रखता हो और इन्वर्स को भी अपने अंदर कंटेन करके रखता हो। तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो वो जो सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है, उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बन जाता है ग्रुप। तो यहाँ पे अगर जी प्लस के रिस्पेक्ट में इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो ये जो मेरे पास एक कंप्लीट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा, ये मेरे पास बनेगा ग्रुप। तो बेसिकली जो ग्रुप होता है वो एक तरह का सेट ही होता है, लेकिन वो जो सेट है किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इन 4 प्रॉपर्टी को उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इन सभी 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता तो वो जो मेरा सेट बनेगा वो क्या मेरा बनेगा, वो मेरा पास बनेगा ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ और लेके चलूँगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और ऐड कराऊँगा, वो मैं ऐड कराता हूँ एबिलियन ग्रुप वाली। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है एबिलियन ग्रुप के बारे में। सो एबिलियन ग्रुप भी एक तरह का ग्रुप ही होता है। बस एबिलियन ग्रुप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा फिर तो वो जो सेट होगा एक ग्रुप बन गया। लेकिन अगर यही सेट साथ में एक और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, कौन सी प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। मान लीजिए मेरे पास एक सेट जी है, नॉन एम्प्टी सेट है, वो साथ ही साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर देता है। मतलब इन 4 प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, अगर वो साथ में कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दे तो वो जो ग्रुप बनेगा वो मेरे पास बनेगा एबिलियन ग्रुप। मतलब कि एबिलियन ग्रुप के लिए टोटल 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, क्लोजर वाली को, एसोसिएटिव को, आइडेंटिटी वाली को, इन्वर्स वाली को और कम्यूटेटिव वाली को। तो अगर कोई ग्रुप इन 4 को कोई सेट इन 4 को सेटिस्फाई करेगा फिर तो वो ग्रुप बनेगा। और अगर वही ग्रुप 5वीं प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दे तो मैं उस ग्रुप को बोलूँगा एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कशन किया। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे एक चीज़ मुझे और बताना है कि अगर मान लीजिए कोई सेट सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सेट सिर्फ, या कोई स्ट्रक्चर आप बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर कोई स्ट्रक्चर सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो उसको हम बोलेंगे ग्रुपॉइड, उसको हम बोलेंगे ग्रुपॉइड। ठीक है,
तो उसको आप ग्रुप नहीं बोलोगे बेसिकली। अगर कोई सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो मेरे पास बनेगा ग्रुपॉइड। सेकंड मुझे आपको ये बताना है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में पहले वाली दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, पहले वाली दो प्रॉपर्टी को, तो उसको हम कहते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है, अगर कोई ग्रुप पहली दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको बोलेंगे सेमी ग्रुप। इसी तरह अगर पहली तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, अगर पहली तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उसको हम कहेंगे मोनोइड। उसको हम क्या कहेंगे? मोनोइड। अगर कोई सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम कहेंगे ग्रुपॉइड। अगर सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा उसको हम कहेंगे सेमी ग्रुप। और अगर कोई अगर कोई सिर्फ एक कंडीशन, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा आप उसको कहोगे ग्रुपॉइड। अगर कोई पहली दो कंडीशन को, मतलब क्लोजर को भी और एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे सेमी ग्रुप। और अगर कोई पहली तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम कहेंगे मोनोइड। और अगर चार को सेटिस्फाई करेगा तो उसको तो हम ग्रुप बोलेंगे, और जो पांचों को सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे एबिलियन ग्रुप। सो यहाँ पे मेरे पास एक रैंडम क्वेश्चन है कि मुझे क्या करना है, शो दैट जो मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है जेड, उसको मुझे एबिलियन ग्रुप प्रूव करके दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, जेड का मतलब हो गया, जेड एक स्टैंडर्ड नोटेशन होती है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। मुझे प्रूव करना है जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो मेरे लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में एबिलियन ग्रुप का काम करेगा। तो एबिलियन ग्रुप, कोई भी ग्रुप एबिलियन ग्रुप तब बनेगा जब वो पांच प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। पहले वाली क्लोजर, सेकंड रहेगी आपकी एसोसिएटिव, थर्ड आपकी रहेगी आइडेंटिटी, फोर्थ आपकी रहेगी इन्वर्स, और आपकी फिफ्थ रहेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं सबसे पहले चेक करूँगा क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दो कोई इंटीजर लेने हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड। अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन काम करना है। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब आप काम करोगे तो अगर मैं ए और बी का जब मैं सम करता हूँ, क्योंकि जब मैं दो इंटीजर का ऐड करूँगा तो दो इंटीजर को ऐड करने से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो भी आपस में एक इंटीजर ही होगा। तो जैसे मैंने ए और बी का सम किया तो मुझे वापस क्या मिलेगा, मुझे वापस मिलेगा जेड, फॉर जहाँ पे मेरे ए और बी कहाँ से बिलोंग करेंगे, जेड। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम्पल भी देख सकते हो। एग्जाम्पल भी मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया 1, 2 बिलोंग्स टू जेड, और मैं 1 में 2 ऐड करता हूँ। 1 में 2 ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, 3 कहाँ पे जाएगा, जेड। मतलब कि अगर मैं दो इंटीजर को ऐड करता हूँ तो दो इंटीजर को ऐड करने से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, मतलब जो मुझे इंटीजर मिलेगा वो वापस जेड में होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास बनेगी सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास बनेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तीन एलिमेंट को लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए, बी, सी जेड से लिया, और मैं सबसे पहले ए और बी को ऐड करता हूँ, फिर मैंने ऐड किया सी को, और फिर यहाँ पे मैंने ऐड किया बी और सी को। पहले ए और बी को ऐड किया, जो रिजल्ट मिला उसमें मैंने सी को ऐड किया, और इधर मैंने बी और सी को पहले ऐड किया, उस रिजल्ट में फिर मैंने ए को ऐड किया, जहाँ पे ए बी सी तीनों ही क्या है, इंटीजर है। तो इस तरीके से यहाँ पे एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई रहेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लीजिए मैंने 1, 2, 3 तीनों ही मैंने क्या लिए, इंटीजर, और मैं यहाँ पे 1 और 2 को ऐड करता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसमें ऐड करता हूँ 3 को, और इधर फिर मैं पहले 2 और 3 को ऐड करूँगा, और फिर मैं ऐड करूँगा 1 को। तो यहाँ से 1 + 2 कितना मिलेगा, 3 + 3 कितना होगा, 6, और इसी तरह यहाँ पे 3 + 2 कितना होगा, 5, और 5 और 1 मेरे पास कितना होगा, 6। तो दोनों तरफ से रिजल्ट बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। मतलब कि ये प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, और ये प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की जब आप बात करते हो तो आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है वो आता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की जब आप बात करोगे
तो यहाँ पे आपने लिखा लेट 0 बिलोंग्स टू जेड, 0 बिलोंग्स टू जेड। 0 मैंने कहाँ से लिया? जेड से, और ए भी मैंने जेड से लिया हुआ है। यहाँ पे ए भी आपका कहाँ से बिलोंग करता है? जेड से, ठीक है। ए भी मैंने जेड से लिया और 0 भी जेड से बिलोंग करता है। और अगर मैं ए में 0 को ऐड करता हूँ, अगर मैं ए को 0 में ऐड करता हूँ तो मुझे वापस क्या मिलेगा? वापस मुझे मिलेगा ए, और जहाँ पे ए और 0 दोनों ही कहाँ से बिलोंग करते हैं? जेड से। तो ए में 0 को ऐड करने से ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो 0 है वो ए के लिए किसका काम करेगा? वो काम करेगा एडिटिव आइडेंटिटी का। यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करें, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया। अगर मैं सी क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करता, फिर मुझे हर जगह प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ता, या फिर मैं विद रिस्पेक्ट टू माइनस करता तो फिर मुझे हर जगह प्लस की जगह लगाना पड़ता माइनस, या फिर मैं अगर डिवीजन में चेक करता विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन तो फिर मुझे हर जगह लगाना पड़ता डिवीजन, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में, इसके लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा वो काम करेगा 0। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 1 में 0 ऐड किया तो वापस मुझे क्या मिलेगा? 1। तो 0 को 1 में ऐड करने से 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो 0 है ये 1 के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इस सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी कौन होगा? 0। फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे पास रहती है कौन से वाली? इनवर्स वाली, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट लिए, ए माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि आपको पता है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो इन्वर्स बनता है, मान लीजिए अगर मैं 1 की बात करता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो उसके लिए इन्वर्स का काम करेगा वो -1 करेगा। और वैसे भी इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए इन्वर्स का मतलब होता है जिसको लगाने से मुझे क्या मिला? जिसको लगाने से मुझे मिले आइडेंटिटी, ठीक है। जिसको लगाने से मुझे क्या मिले? जिसको लगाने से मुझे मिले आइडेंटिटी, तो उसको मैं कहता हूँ इन्वर्स। अब यहाँ पे मैंने ए में ऐड किया -a, तो ए में -a ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये जो 0 है वो इसके लिए ए के लिए काम करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट का, तो आप यहाँ पे भी प्रूव कर चुके हो। लेकिन ए को ऐड करने से ए में -a ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा? 0। तो ये जो -a है, ये जो -a है, सो जो -a है वो इन्वर्स होगा, इज़ इन्वर्स ऑफ ए। जो -a है वो काम करेगा इन्वर्स का। तो यहाँ पे मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो चुकी है। और वैसे भी अगर आप इसको एग्जांपल के थ्रू देखो, मान लीजिए मैं यहाँ पे लेट करता हूँ 1 को, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 को लेट किया, ठीक है। 1 को मैंने लेट किया और मैं 1 में ऐड करता हूँ -1, तो मुझे क्या मिलेगा? 0। मान लीजिए मैंने 2 लिया इंटीजर, 2 में मैं -2 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0। तो 1 में -1 ऐड करने से 0 मिला, तो -1 जो है वो 1 के लिए इन्वर्स का काम करेगा। 2 में ऐड किया मैंने -2, 2 में -2 ऐड करने से मुझे क्या मिला? 0। तो -2 जो है वो 2 के लिए इन्वर्स का काम करेगा, ठीक है। लास्ट वाली हमारी प्रॉपर्टी बचेगी कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट वाली प्रॉपर्टी हमारे पास बचेगी, ये बचेगी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट लिए, ए बिलोंग्स टू बी जेड, और अगर मैं ए और बी को ऐड करूँ या फिर मैं बी में ए को ऐड करूँ, मतलब कि या तो मैं ए में बी को ऐड करूँ या फिर मैं बी में ए को ऐड करूँ, तो इस रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं 1 और 2 लेता हूँ, 1, 2 बिलोंग्स टू जेड। मैंने 1 में 2 को ऐड किया या फिर मैंने 2 में 1 को ऐड किया, तो 1 में 2 ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा? 3, और 2 में 1 को ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा? 3। तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा बराबर रहेगी राइट हैंड साइड के लिए, अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करता हूँ। तो अगर कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो जो सेट होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया और सेट ऑफ इंटीजर्स ने पांचों ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब ये हो गया, सो जो हमारे पास जेड होगा
विद रिस्पेक्ट टू प्लस, मतलब कि ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये मेरे पास एक क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया एक एबिलियन ग्रुप। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो हमें करके दिखाना था। तो यहाँ पे अब मान लीजिए ये जो जेड है वो प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, हो सकता है जेड माइनस के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा, नहीं होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँ वो प्लस के रिस्पेक्ट में तो ग्रुप होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स माइनस के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होते। और हो सकता है नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप हो या नहीं हो, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल इन्हीं 4-5 प्रॉपर्टी के थ्रू। जो नेचुरल नंबर होगा हो सकता है वो डिवीज़न के रिस्पेक्ट में ग्रुप ना बने, या फिर मैं रेशनल नंबर्स की बात करता हूँ वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनेंगे नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको आप अपने आप ट्राई कर सकते हो कि वो जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं वो किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप की 4-5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं। तो आप ये अपना चेक कर सकते हो, आप अपनी इसमें खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट लिए ग्रुप के, उसको कंप्लीट किया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में समझा हमने, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में समझा हमने, बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ को भी चेक किया, फिर हमने ग्रुप को चेक किया कि ग्रुप किसी भी सेट, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप बनाने के लिए हमें किन किन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। फिर हमने एबिलियन ग्रुप के बारे में भी समझा और हमने फिर एक रैंडम क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि कोई भी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनता है या नहीं बनता, या फिर वो एबिलियन ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक। तब तक के लिए आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच।